नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर देश में मचा राजनीतिक घमासान लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ये राजनीतिक घमासान इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब संसद भवन परिसर के अंदर सदन की मुख्य बिल्डिंग जो नई संसद भवन जो है उसके अंदर जाने वाली सीढ़ियों पर मारपीट तक की नौबत आ गई है। आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू हो गया है। हालांकि इसके पीछे कई तरह की साजिशों की बात कही जा रही है, क्योंकि कल तक जब देश भर में ये नारा गूंज रहा था, अमित शाह माफी मांगो, तो आज सत्ता पक्ष ये नारा लगा रहा है, राहुल गांधी माफी मांगो। इसलिए संसद भवन परिसर के अंदर गेट पर सीढ़ियों पर जो कुछ हुआ है और जिस तरह का आरोप कांग्रेस पर लगाया जा रहा है, उसके पीछे कई तरह के षड्यंत्रों की कहानी भी निकलकर सामने आ रही है दोस्तों। लेकिन आज मैं आपके सामने इससे बड़े एक मुद्दे को लेकर आया हूं। एक चिट्ठी आपको दिखाएंगे हम, और किस तरह से वो चिट्ठी मोदी सरकार के लिए भारी पड़ने जा रही है, या यूं कहूं कि वो चिट्ठी मोदी सरकार के लिए भारी पड़े या ना पड़े, लेकिन वो चिट्ठी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर भारी पड़ने जा रही है। और अगर वो चिट्ठी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर भारी पड़ेगी तो निश्चित तौर पर वो भी सोचेंगे, वो परेशानी में फंसे तो किसी और को परेशानी में फंसना पड़ेगा। अगर उनकी दुविधा, उनकी दिक्कतें बढ़ी तो फिर दिल्ली में बैठे दिल्ली दरबार के राजा साहब को भी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली दरबार में जो राजा बनकर बैठे हुए हैं, जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, जो देश की सरकार चला रहे हैं, उसके दो पहिए, दो पिलर जो है वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू है। अगर ये खिसक कर अलग हट गए तो वो सरकार भी गिर जाएगी, राजगद्दी भी चली जाएगी, सत्ता का सुख भी चला जाएगा। और ये हम कोई हवा हवाई बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों। हम आपको तथ्यों और आंकड़ों के साथ बताएंगे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विवाद को लेकर लिखी गई ये चिट्ठी किस तरह से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। उनके लिए स्थिति ऐसी विकट हो गई है कि उनको आज न कल फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो फैसला नहीं लेंगे तो उनकी अपनी राजनीतिक बुनियाद हिल जाएगी, उनका अपना राजनीतिक करियर हिल जाएगा, राजनीतिक पार्टी समाप्त होने के कगार पर आ जाएगी। और ये आंकड़ों के जरिए मैं बताऊंगा आपको कि क्यों बिहार के मुख्यमंत्री और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए राजनीतिक संकट का सवाल खड़ा हो गया है, राजनीतिक अस्तित्व का सवाल खड़ा हो गया है। उनके लिए अब मुद्दा बन गया है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान को लेकर एक क्लियर स्टैंड वो ले, क्योंकि अगर वो नहीं लेते हैं तो अपने अपने राज्यों की जनता को वो मुंह नहीं दिखा पाएंगे। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि उन दोनों की मुसीबत बढ़ेगी। बिहार में नीतीश कुमार की मुसीबत बढ़ेगी, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की मुसीबत बढ़ेगी, तो दिल्ली दरबार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी मुसीबत बढ़ेगी, मोदी सरकार की भी मुसीबत बढ़ेगी। शुरुआत आपसे करता हूं मैं उस चिट्ठी से। दो चिट्ठी है दोस्तों, लिखी गई है नीतीश कुमार को, लिखी गई है चंद्रबाबू नायडू को। किसने लिखा है, क्या लिखा है उस चिट्ठी में, और कैसे इन दोनों नेताओं की मुश्किलें मुसीबतें बढ़ गई हैं, आप स्क्रीन पर देखिए। मैं आपको एक ट्वीट दिखा रहा हूं दोस्तों। पहले स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा आम आदमी पार्टी के मुखिया, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का ट्वीट दिखा रहा हूं मैं। उस ट्वीट पे देखिए क्या लिखा हुआ है। बीजेपी ने संसद में बाबा साहब का अपमान किया है। लोगों को लगता है कि बाबा साहब को चाहने वाले बीजेपी का समर्थन नहीं कर सकते। आप भी इस पर विचार करें। श्री नीतीश कुमार जी को पत्र, जो उन्होंने अपना पत्र लिखा है। यह पत्र जो है वो अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार को लिखा है। देखिए, संसद से लेकर सड़क तक घमासान मचा हुआ है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा दांव खेल दिया है। हालांकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव होना है, उसकी बड़ी वजह, इस बड़े दांव की बड़ी वजह यह भी है क्योंकि दिल्ली में भी दलित मतदाता बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं चुनावी जीत और हार में। इसीलिए जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था तो झाड़ू को चुनाव चिन्ह के रूप में चुना था अरविंद केजरीवाल ने, बहुत ज्यादा विचार विमर्श करने के बाद। तो यहां जो चिट्ठी लिख रहे हैं, अब मैं आपको चिट्ठी भी दिखा रहा हूं स्क्रीन पर देखिए। उन्होंने तमाम तथ्यों की जानकारी दी है। अमित शाह ने किस तरह से बयान दिया, बाबा साहब अंबेडकर को लेकर किस तरह से टिप्पणी की, यह भी उन्होंने बताया है कि बाबा साहब अंबेडकर जिन्हें कोलंबिया विश्वविद्यालय ने डॉक्टर ऑफ लॉ से सम्मानित किया था। अगले पैराग्राफ में देखिए, इससे यानी अमित शाह के बयान से देश भर में करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। ये बयान देने के बाद अमित शाह जी ने माफी मांगने की बजाय अपने बयान को उचित ठहराया। प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से अमित शाह जी के बयान का समर्थन किया। इसने जले पर नमक छिड़कने का काम किया। यानी अमित शाह ने जो बयान दिया,
प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक रूप से समर्थन कर उसको भी एक बड़ा मुद्दा बना रहे हैं कि जले पर नमक छिड़कने का काम किया है और लोगों को लगने लगा है कि बाबा साहब को चाहने वाले अब बीजेपी को समर्थन नहीं कर सकते हैं। दूसरा पेज इस चिट्ठी में जो नीतीश कुमार को लिखा है उन्होंने कि बाबा साहब सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि हमारे देश की आत्मा है। बीजेपी के इस बयान के बाद लोग चाहते हैं कि इस मसले पर आप भी गहराई से विचार करें। गहराई से विचार करें मतलब विचार करें कि मोदी सरकार को समर्थन जारी रखना है या नहीं जारी रखना है। और इनका एक दूसरा ट्वीट भी मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से उन्होंने इस मुद्दे को आगे बढ़ाया, किस तरह से उन्होंने प्रेशर में डाल दिया है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को। ये दूसरा ट्वीट है, कंटेंट वही है। ट्वीट में आप देख रहे होंगे माई लेटर टू श्री एन चंद्रबाबू नायडू जी, और वो तमाम तथ्यों का तमाम जो बयान आए किस तरह से अमित शाह के, किस तरह से नरेंद्र मोदी ने उस बयान का समर्थन किया, वो सारी चीजें इसमें लिखी है। आखिरी पैराग्राफ वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा कि किस तरह से ये नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। ये जो लेटर है, क्या लिख रहे हैं अरविंद केजरीवाल, Bala Sahab is not just a leader but the soul of our nation. After this statement by the BJP, people expect you to deeply reflect on this issue as well. यानी संकट की स्थिति है, बड़ा सवाल खड़ा कर दिया उन्होंने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के लिए। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि क्यों? सांसद हैं, राज्यों में मुख्यमंत्री का पद है उनके पास, केंद्र की सरकार में भागीदार है, साझीदार है, तो एक पत्र से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की दिक्कत कैसे बढ़ सकती है? दोनों जगह सत्ता में है वो। लेकिन आगे जो मैं आपको तथ्य बताने जा रहा हूं, आगे जो मैं आपको आंकड़े बताने जा रहा हूं, उससे आप समझ जाएंगे कि इस चिट्ठी ने किस तरह से परेशान कर दिया है नीतीश। लेकिन आगे जो मैं आपको तथ्य बताने जा रहा हूं, उससे यह साबित हो जाएगा, आप समझ जाएंगे कि इस चिट्ठी ने किस तरह से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को परेशान कर दिया है। देखिए, दोनों प्रदेशों की राजनीति देखिए, आंध्र प्रदेश और बिहार की। शुरुआत मैं आंध्र प्रदेश से करूंगा दोस्तों। आंध्र प्रदेश में भी जातीय राजनीति उसी तरह से होती है जिस तरह की जातीय राजनीति उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती है। बल्कि कई मायनों में अगर मैं कहूं तो आंध्र प्रदेश में जो जाति की राजनीति होती है, जो ओबीसी और दलित वर्ग की जो राजनीति की जाती है, जो पिछड़ा वर्ग की और दलित अनुसूचित जाति समुदाय की जो राजनीति की जाती है, वो कई बार उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों से कहीं ज्यादा गहरी होती है। बल्कि सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से जो दक्षिण भारत का जो दलित समुदाय है, दक्षिण भारत का जो पिछड़ा समाज है, वो बहुत ज्यादा विचारशील, उन्नत है। और आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान से उनको बहला फुसला नहीं सकते। अगर बहला फुसला सकते तो भाजपा वहां बहुत ज्यादा मजबूत हो चुकी होती, लेकिन हो नहीं पाती है कभी। और क्यों नहीं हो पाती है? चंद्रबाबू नायडू की मैं आपको दिक्कत बताता हूं। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत चंद्रबाबू नायडू की क्या है कि वहां पर जो पिछड़े वर्ग की आबादी है, ओबीसी की आबादी है, वो 35% से ज्यादा है। और अगर दलित आबादी, जिसको हम अनुसूचित जाति कहते हैं, एससी कहते हैं, उसकी आबादी 17% से ज्यादा है। तो ये 35 और 17% मिलकर हो जाते हैं 52%। आप जानते हैं कि 40, 42, 45% पर देश में सरकार बन जाती है। तो दो समुदाय मिलकर जिनकी आबादी 52% है। एक और चीज पे आता हूं, कापू समुदाय। कापू समुदाय का एक बड़ा तबका जो है वो ओबीसी में आता है। इसी कापू समुदाय से पवन कल्याण आते हैं, जनसेना पार्टी के मुखिया, अभी चंद्रबाबू नायडू साहब की सरकार में उप मुख्यमंत्री है और हिंदुत्व का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो बनने की कोशिश पवन कल्याण कर रहे हैं। तो अगर इस कापू जाति को भी मिला लिया जाए तो यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़ जाता है। अब सोचिए कि अगर आंध्र प्रदेश के अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के समुदाय में इन दोनों समुदायों का जो आंकड़ा है, जो जनसंख्या, जो आबादी है, वो 52% हो जाती है। अगर इन दोनों समुदाय के मन में ये बात घर कर जाती है कि अमित शाह ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, भाजपा की सरकार ने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया और चंद्रबाबू नायडू के दम पर वो सरकार चल रही है, तेलुगु देशम पार्टी के सांसदों के बल पर दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है, अगर ये दोनों समुदायों के लोगों के मन में, मतदाताओं के मन में ये बात घर बैठ गई, तो फिर चंद्रबाबू नायडू और उनके नेताओं को घर बैठ जाना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि इन दोनों समाज को, इन दोनों समुदायों को नाराज कर कर इस पूरे देश में कोई राजनीति नहीं कर सकता आज के माहौल में, और आंध्र प्रदेश में तो बिल्कुल नहीं कर सकता।
आंध्र प्रदेश में ऐसी हालत हो जाएगी कि आपको तेलुगु देशम पार्टी के उन उम्मीदवारों को ढूंढना पड़ेगा जो अपनी जमानत तक बचा पाए हों। तो अगर इन दोनों समुदायों की नाराजगी बढ़ती चली गई तो तेलुगु देशम पार्टी के लिए, चंद्रबाबू नायडू के लिए अपनी राजनीतिक विरासत को, अपनी राजनीति को, अपने राजनीतिक दल को बचा पाना बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। और इसीलिए इस चिट्ठी ने चंद्रबाबू नायडू के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। उनको फैसला करना होगा कि वो मोदी सरकार के साथ है या नहीं। देश में जिस तरह का माहौल बन रहा है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान को लेकर, और जिस तरह से अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक नकारात्मक माहौल बनता जा रहा है, वो आंध्र प्रदेश की जनता को कब तक समझा पाएंगे, कब तक उनको बता पाएंगे। और मैंने फिर कहा कि आप दक्षिण भारत की पढ़ी लिखी जनता को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान से बहला फुसला नहीं सकते हैं। तो यह चंद्रबाबू नायडू की बड़ी समस्या हो गई है। और चंद्रबाबू नायडू के पास लोकसभा में 16 सांसद है दोस्तों, 16 सांसद, महत्वपूर्ण सांसद, जिसके बल पर मोदी सरकार टिकी हुई है। आगे हम आपको बताएंगे, ये लोकसभा का भी आंकड़ा बताएंगे। लेकिन अब जरा बिहार पे आते हैं। बिहार में क्या समस्या हो गई? अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह की चिट्ठी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लिखी है, यह तय मानकर चलिए कि आने वाले दिनों में अन्य विपक्षी दल, खासतौर से कांग्रेस भी इसी मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी। या तो कांग्रेस चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से अपील करेगी या पत्र लिखेगी, और नहीं लिखेगी तो राजनीतिक रूप से इसको मुद्दा बनाकर जरूर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर दबाव बनाने का प्रयास करेगी, संसद के अंदर भी, संसद के बाहर भी, और इन दोनों को लगातार एक्सपोज करती रहेगी। इसलिए समस्या बढ़ती जा रही है दोस्तों। अब जरा बिहार की राजनीति पे आइए। अभी नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना करवाई, वहां जातीय सर्वेक्षण वहां पे करवाया, और उसमें क्या आंकड़ा निकलकर सामने आया है दोस्तों। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार वो धरती रही है जिसने इस देश को पहला दलित उप प्रधानमंत्री दिया था। बिहार वो धरती रही है जिसने इस देश में पहली बार किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाया था। तो उस बिहार जैसे प्रदेश में आप दलित वर्ग को नाराज करके राजनीति नहीं कर सकते हैं। और अब तो नीतीश कुमार ने इसी दलित वर्ग को खुश करने के लिए दलित वर्ग की तमाम आबादी को महादलित वर्ग में शामिल कर दिया था। क्यों? क्योंकि राजनीतिक लाभ लेना था। अब कैसे नाराज करने का जोखिम उठा सकते हैं? दूसरी चीज देखिए, जब मैं बिहार की जातीय जनगणना की बात कर रहा हूं, जातीय सर्वेक्षण की बात कर रहा हूं, ये मैं नीतीश कुमार के सरकार के आंकड़ों की बात कर रहा हूं दोस्तों। गौर कीजिएगा इस आंकड़ों पर। उसमें बिल्कुल साफ साफ क्या नजर आ रहा है? ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग की जो आबादी थी वो 27.13% थी बिहार सरकार के जातीय जनगणना के आंकड़ों के अनुसार। और अन्य पिछड़ा वर्ग जो बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार ओबीसी के अलावा ईबीसी भी लेकर आए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग भी उन्होंने बना दिया, और ईबीसी में 36.01% आबादी है। और अगर मैं ओबीसी और ईबीसी इन दोनों को मिला देता हूं तो पिछड़ा वर्ग की जो कुल आबादी है वो 63.14% हो जाती है। सिर्फ पिछड़ा वर्ग बता रहा हूं मैं भी आपको। अब इसमें दलित जोड़िए। बिहार सरकार के जातीय जनगणना के आंकड़ों के अनुसार बिहार में जो अनुसूचित जाति, जो दलितों की आबादी है, वो 19.65% है दोस्तों, यानी 20% के लगभग। और अगर मैं बिहार में इन तीनों समुदायों को मिला लेता हूं, एससी यानी अनुसूचित जाति, ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग, ईबीसी यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग, तो इन तीनों समुदायों की आबादी मिलकर 82.79% यानी 83% हो जाती है। मैंने शुरुआत में ही कहा था आपको, हवा में बात नहीं करूंगा, ये आंकड़ों में बात कर रहा हूं मैं। अगर इन 83% आबादी के मन में यह बात घर बैठ गई कि नीतीश कुमार के बल पर नरेंद्र मोदी की सरकार दिल्ली में है, नीतीश कुमार के समर्थन के बल पर दिल्ली दरबार में वो सरकार बैठी हुई है जिसके गृह मंत्री अमित शाह बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करते हैं, उनके खिलाफ अनर्गल बयान देते हैं, तो ये 83% आबादी के मन में अगर ये बात बैठ गई तो फिर नीतीश कुमार को भी चंद्रबाबू नायडू की तरह घर पर ही बैठना पड़ेगा। फिर ना वो इधर जाने के लायक रहेंगे ना उधर जाने के लायक रहेंगे। अलटने पलटने का खेल तो खेलते रहते हैं, लेकिन अगर उन्होंने तुरंत फैसला नहीं लिया तो फिर वो किसी भी तरफ जाने के लायक नहीं रहेंगे। और इसी के साथ जनता दल यूनाइटेड की जो राजनीतिक पारी है, राजनीतिक अस्तित्व है, वो भी संकट में आ जाएगा। और फिर जेडीयू का नाम लेवा आपको बिहार में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा अगर ये 83% लोग नाराज हो गए तो। और यही वजह है कि अब नीतीश कुमार की चिंता भी बढ़ गई है। उन्हें फैसला लेना होगा, जल्दी लेना होगा, तुरंत लेना होगा। जिस तरह का नकारात्मक माहौल बन रहा है, जैसे कि मैंने आंध्र प्रदेश का जिक्र किया, बिहार भी इस देश का वो राज्य है जो राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय राज्य रहा है। बिहार में अगर आप किसी भी दुकान पर, चाय की दुकान पर चले जाइए, पान की दुकान पर चले जाइए, उनके राजनीतिक बहस का स्तर देखिएगा, वो बताएगा कि उसको भी आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से
बहला फुसला नहीं सकते। अगर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बहला फुसला सकते तो भाजपा को बार बार नीतीश कुमार की जरूरत नहीं पड़ती, अपने दम पर सरकार बनाकर बैठी होती। लेकिन भाजपा को अपने शुरुआती दिनों से ही बिहार में कभी जॉर्ज फर्नांडिस की जरूरत पड़ती है, कभी शरद यादव की जरूरत पड़ती है, और लंबे समय से वो नीतीश कुमार को साधे बैठे हुए हैं, क्योंकि बिना नीतीश कुमार बिहार में भाजपा का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन अगर ये एससी और ओबीसी, अनुसूचित जाति और ओबीसी और ईबीसी समुदाय नाराज हो जाएगा तो नीतीश कुमार का अपना ही अस्तित्व नहीं बचेगा, और यही उनके लिए संकट का सबब हो गया है, संकट का सवाल हो गया है। और यह सवाल मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर अगर अपने राजनीतिक अस्तित्व का संकट गहराने लगेगा तो दिल्ली दरबार की कुर्सी हिलेगी, दिल्ली दरबार हिलेगा। और कैसे हिलेगा दोस्तों? अभी आपने एक देश एक चुनाव के कारण संसद के अंदर देखा था क्या हुआ, उसमें तो अपने लोगों ने ही धोखा दे दिया था, कई सारी कहानियां। लेकिन अब इस आंकड़े पे आता हूं। एनडीए का लोकसभा में सांसदों की संख्या 293 है दोस्तों, 293, 293। और चंद्रबाबू नायडू के सांसदों की संख्या है दोस्तों, तेलुगु देशम पार्टी के सांसदों की संख्या है 16, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के सांसदों की संख्या है 12। आप सोच रहे होंगे मैं यह आंकड़ा आपको क्यों बता रहा हूं। अब जरा इसको घटा करके देखिए, माइनस करके देखिए। 293 में से 16 सांसद अगर टीडीपी के समर्थन वापस ले लेते हैं, मैंने फिर कहा कि चंद्रबाबू नायडू को यह फैसला लेना पड़ेगा, नहीं तो अपने आंध्र प्रदेश में उनकी राजनीतिक पारी खत्म हो जाएगी, राजनीतिक अस्तित्व संकट में आ जाएगा। और उसके बाद जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार के अगर 12 सांसद, नीतीश कुमार भी अगर सरकार से समर्थन वापस ले लेते हैं तो 293 में से 16 घटा दीजिए, 12 घटा दीजिए, 265 का आंकड़ा सरकार के पास बच जाएगा। और मैं आपको याद दिला दूं कि लोकसभा में सरकार बनाने के लिए कम से कम आज की तारीख में आपके पास 272 सांसद होने चाहिए। तो 272 नहीं, 265, 7 सांसद और कम हो जाते हैं। और फिर मैं कह रहा हूं दोस्तों कि शुरुआत करने की जरूरत होती है। अगर ये दोनों राजनीतिक दल सरकार से बाहर हो जाते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान के मसले पर, तो फिर एकनाथ शिंदे साहब को भी सोचना पड़ेगा, फिर कई छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं उनको भी सोचना पड़ेगा। तो ये जो बहुमत अभी तो सिर्फ जेडीयू और टीडीपी को निकाल दे तो 265 यानी बहुमत से 7 कम आ जाते हैं। और अगर ये माहौल बन जाएगा, अगर लोगों में ये घर करता बस जाएगा, अगर नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू कहेंगे कि हमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, इसलिए मोदी सरकार से समर्थन वापस लिया है, तो एकनाथ शिंदे और अन्य राजनीतिक छोटे छोटे राजनीतिक दलों को भी सरकार को समर्थन देने पर विचार करना पड़ेगा, और तब मोदी सरकार की नींव और बुनियाद हिल जाएगी। आपने सोचा इससे पहले कितने विवादों पर अमित शाह सफाई देने आए थे? नहीं आए थे, उन्होंने कभी जरूरत ही महसूस नहीं की सफाई देने की। क्या क्या कहा गया आगरी जातियों को लेकर, मध्य प्रदेश में कैसे नेता उनके बयान दे रहे थे, किस तरह के विवादास्पद बयान उनके नेता पहले भी देते रहे हैं, लेकिन कभी सफाई नहीं आई। सफाई आई तो पार्टी प्रवक्ता की तरफ से आ गई, एक छोटी मोटी सफाई आ गई। यहां तो पूरी की पूरी सरकार उतर गई है। अमित शाह को भाजपा मुख्यालय जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा, नरेंद्र मोदी को उनकी सफाई में उतरना पड़ा, भाजपा के आईटी सेल को लगा दिया गया, भाजपा के तमाम जो ट्रोलिंग फोर्स, जो उनकी ताकत होती है, जो टूल किट होता है, उसको लगा दिया गया। क्यों लगा दिया गया? क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये जानते हैं कि ये विवाद बढ़ा तो चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और अन्य सहयोगियों के लिए दिक्कत हो जाएगी, और अगर उनके लिए दिक्कत होगी तो दिल्ली दरबार यानी उनकी कुर्सी भी हिल जाएगी। आप इन नंबरों पर गौर कीजिएगा दोस्तों, और निश्चित तौर पर हम जाते जाते फिर हम इस मुद्दे को छोड़े चले जाते हैं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के ऊपर कि वो क्या सोचते हैं। सोचना उनकी मजबूरी है, काम करना उनकी मजबूरी है, लेकिन कब तक सोचकर अंतिम फैसला ले पाते हैं ये उन पर छोड़ते हैं। आप जनता जनार्दन हैं, आपको भी सोचना है, आपको भी फैसला करना है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत, और आप लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।